हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। अगर आपने हमारी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो जल्दी से जा करके देखें। हम लोग लगभग 30 क्लासें करेंगे और जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो इन्हीं क्लास से रिलेटेड ही आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं CTP के सेट नंबर 2 सीटेट के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं व मुख्य रूप से प्रश्न पत्र का की डैश के बारे में चिंतित है। अब देखो, जब भी प्रश्न पत्र में शिक्षक ये चाहता है कि उसने प्रश्न पत्र जिस कारण से तैयार किया है या जिस समस्या का पता करने के लिए तैयार किया है वह प्रश्न पत्र उस पर खरा उतर रहा है या नहीं, तो इसको बोलते हैं प्रश्न पत्र की वैधता। विश्वसनीयता का मतलब होता है एक ऐसा प्रश्न पत्र जो आप कई बार परीक्षा देने के बाद भी उसका जो अंकन या मूल्यांकन है उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा है, मतलब उनमें जो नंबर आ रहे हैं वो हर बार उतने ही लगभग आ रहे हैं, तो वो प्रश्न होती है प्रश्न की विश्वसनीयता, प्रश्न पत्र की विश्वसनीयता। प्रश्न पत्र की तैयार करने की जो आधार मूल रचना होती है जिसमें हम लोग उसका रफ वर्क और अंकन वर्क करते हैं उसे हम लोग ब्लूप्रिंट कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगर हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, कौन सा ऑप्शन सही होगा कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद है स्कूल जो है बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक होगा। अगला है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण जो है महत्वपूर्ण होते हैं। रुक जाओ एक सेकंड, इसको समझते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, क्या दृढ़ विश्वास है? आप क्या उन्हें हमेशा कक्ष में रखोगे? नहीं भैया, हमेशा अनुदेशन में नहीं। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं, नेगेटिव बात नहीं होगी, करनी चाहिए भाई, उनको स्वतंत्र रूप से बात करने का मौका दो। बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं, या अप्रासंगिक, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन है जो इसका सुइटेबल है, ऑप्शन नंबर 4, यानी एकदम जो चौथा वाला आंसर है वो एकदम सही है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। अगली अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। आकलन बहुकिफायती होना चाहिए। ठीक है, जो है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। देखो, ये इसका एकदम सही होगा, क्योंकि बाह्य परीक्षक जो होते हैं उनसे स्कूल के जो शिक्षक हैं वो हमेशा देखते रहते हैं, दोनों अच्छे से चीज़ें पता होती हैं। आप देखो, कभी भी आप किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों की ग्रेड मिलनी चाहिए ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। टैलेंट है तो मिलेगा। बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम होते हैं, ये भी नहीं बोला जा सकता है। बाह्य अच्छे भी हो सकते हैं। आकलन परीक्षा किफ़ायती होना चाहिए, तो यहाँ पे पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है शिक्षा की। चलिए आगे बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, पूछा गया है कि शिक्षार्थी जो है व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित कराना चाहिए, या परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। ना परीक्षाओं की संख्या बढ़ा सकते हो आप, अनुशासन नहीं भैया, कठोर अनुशासन तो बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं करना है। अधिगम की एक समान गति रखोगे तो व्यक्तिगत भिन्नता आप पूर्ण नहीं कर पाओगे। सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है, हर किसी में अपनी अपनी सीखने की क्षमताएं होती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए और भी तरीके उनको अपनाने चाहिए। ठीक है, अपने मन से भी कर सकते हो, चीज़ें सोचने वाली हैं भाई, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। लिखा है कि वाइगॉत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? किस पे महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? बात हो रही है वाइगॉत्स्की की मेरे भाई, और वाइगॉत्स्की में आपको भी पता होगा कि सामाजिक कारक पर महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हाँ पता होगा तभी कर पाओगे, बात सही। तभी मैं सोच रहा था इसको थोड़ा सा छोटा ही रखता, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कट जाएगा फिर। ठीक है, ऐसे रखते हैं इसको, यहाँ तक क्वेश्चन की औकात है वहाँ तक रखते हैं। ठीक है, चलिए भाई। लिखा गया है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों को उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। वह किससे प्रभावित है? जल्दी से बताओ।
क्या वह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से सिद्धांत से प्रभावित है? क्या वह कोलबर्ग के नैतिक विकास से प्रभावित है? क्या वह वाइगोस्की के सामाजिक? अब देखो यहाँ पे तुम्हें सीखने के लिए क्या है, जैसे भी थोड़ी देर पहले तुमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सामाजिक कारक किसके लिए रिलेटेड में था, वाइगोस्की के। ऐसे याद रखो कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत से, कोलबर्ग का संबंध नैतिक विकास से है, पियाजे का संबंध संज्ञानात्मक विकास से है। इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इन बातों को तुरंत नोट कर लिया करो। जब आपको लगता है एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो क्वेश्चन भी ऐसे ही वो देता है, ताकि ये सारे प्रीवियस ईयर है, मेरा खुद का बनाया कोई क्वेश्चन नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले कक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, पिछले सब जो है एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं सारे। मैं आपको लाइन वाइज पेपर ही करवाऊंगा, ठीक है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि अगर हमसे बात हो रही है यहाँ पे विभिन्न अधिगम शैलियों को सीखने की, तो ऑफकोर्स मेरे भाई शैलियों का मतलब क्या है, हम बुद्धिमत्ता का सिद्धांत अपनाएंगे, बहुबुद्धि का सिद्धांत अपनाएंगे, जो कि गार्डनर ने दिया है। चलिए 7वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि एक शिक्षिका अपने आप को कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है, अपने आप से कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। यह किसके साथ पर आधारित है, किसके सिद्धांत पर आधारित है? आप बोलोगे इसका मतलब है कि बच्चे जो हैं वो एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिव रूप से मेरे भाई पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस प्रोग्राम में, यानी उसमें भाग ले रहे हैं, तो सक्रिय सहभागिता इसे कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक को संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? आप बोलोगे भैया विषय वस्तु की प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था। ना, इससे क्या मतलब है यार। शिक्षा में अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, शैक्षिक अधिगम के संसाधन, ठीक है। विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति से मतलब नहीं हो सकता है। यहाँ विषय वस्तु की प्रवीणता वैसे जो है ये सबसे अधिक अधिगम को प्रभावित करने का कारक हो सकती है, ये भी सही नहीं। पहला ऑप्शन इसका एकदम राइट हो सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन करिए भाई। क्वेश्चन है कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों की वरीयता देता है और यह दर्शाता है कि लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाएगा, वैश्विक प्रवृत्तियां दर्शाएगा, प्रयोजनात्मक उपागम दर्शाएगा या प्रगतिशील चिंतन दर्शाएगा। कौन सा इसमें सही हो सकता है? तो वो मेरे भाई याद रखिएगा कि क्या दर्शाता है, एक गायन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। अगर लड़कियों को वरीयता देता है तो लैंगिक पूर्वाग्रह अपना रहा है भैया, ये वाला ऑप्शन एकदम सही है इसका। नेक्स्ट वन लिखा है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना किस शिक्षण से सबसे प्रभावित पद्धति है? बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? आपसे ये पूछा जा रहा है। क्या विस्तृत व्याख्या करना है या विद्यार्थियों को पौधे में बीज बोना एवं उनसे अंकुरण के चरणों को अवलोकन करना? बिल्कुल सही है, यही है। आप ऐसे ही सिखा सकते हो बाय एक्टिविटी, ठीक है, बाकी इसके दोनों ही गलत हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, बच्चा अगर फेल होता है तो इसका मतलब क्या है? बच्चा फेल होने का मतलब ये नहीं बोल सकते कि बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना, ये नहीं बोला जा सकता है। बच्चों को उत्तरों का सही तरीके से नहीं किया है तभी फेल हुआ है, एक कारण हो सकता है, पर एक जेन्युइन कारण ये नहीं है। बच्चे के प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। व्यवस्था फेल हुई है, ये बात हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि व्यवस्था फेल हुई, यानी उसे पढ़ाने का जो तरीका है कहीं ना कहीं वो चीज़ सही नहीं थी, ये बोला जा सकता है। जल्दी से बताओ एक बार, कोई समस्या है? तो हम क्या बोलेंगे कि व्यवस्था फेल हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा गया है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन डैश हो सकता है। कौन सा शिक्षण से अगर अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कौन सा हो सकता है? बल देने वाला परिवर्तन परीक्षा परिणामों को केंद्रित होकर, नहीं, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। रटने को प्रोत्साहित हम कर ही नहीं सकते। अगर शिक्षण की तकनीक अपनाकर नहीं कर सकते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के द्वारा हम ये कर सकते हैं, और बाल केंद्रित हमेशा ही सही होता है मैक्सिमम, ठीक है। समावेशी शिक्षा की अगर बात किया जाए तो समावेशी शिक्षा का यह क्या तात्पर्य होता है, समावेशी शिक्षा का क्या मतलब होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बोलोगे भैया हाशिए पर स्थित वर्गों को शिक्षा सम्मिलित करना, उसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों ही आते हैं। समावेशी में हम सामान्य प्लस विशिष्ट बालकों की शिक्षा की बात करते हैं, तो ये सब हाशिए पर ही थोड़ी ना है,
ये सब हाशिए पर थोड़ी ना है, ठीक है ना, ये सारे थोड़ी ना ले जाएंगे। कक्षा में विविधता का उत्सव बनाती है, ये वाला एकदम सही हो जाएगा। हमें विविध प्रकार के सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ समझाना होता है। दाखिले संबित कठोरता में प्रकृति बढ़ावा नहीं हो जाए, तथ्यों की शिक्षा ना 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 मतारों पर संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? अगर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है एक ऐसा प्रश्न जिसको हम डायरेक्टली यस नो या एक ही उसका उत्तर होता है सही, वो भी तुम्हारे सामने है, तुमको चुनना होता है। आप ऐसे याद रखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारा चुनने वाला है, हमको चुनना है, हमारे सामने आंसर है और हमको चुनना है वो। निबंधनात्मक भैया प्रत्यय स्मरण टाइप का है, हमें खुद से बना करके क्वेश्चन लिखना है, उसको समझ के लिखना, अपनी स्मृति के आधारित करना है। लघु उत्तरी भी स्मृति के आधारित है, मुक्त उत्तर भी जो है स्मृति के आधारित है, लेकिन सत्य सत्य हमारे आंखों के सामने होता है। या तो यह कर दो या तो ये कर दो भैया, या तो टी लिख दो या तो ऑफ ट्रू फॉल्स हो गया, ठीक है ना। तो ये आएगा वस्तुनिष्ठ में। MCQ भी वस्तुनिष्ठ में आता है, ठीक, जो हम लोग कर रहे हैं ये भी वस्तुनिष्ठ में ही आता है। पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी पर और बैठने की व्यवस्था पर लचीलापन। केवल देखो, केवल वर्ड से ही पता चला, केवल प्रस्तावित, केवल वाले तो नहीं होते और नकारात्मक ज़्यादातर वाक्य दिखाएंगे, ठीक है। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना, हम ट्राई कर सकते हैं पर बल नहीं दे सकते, बल शब्द ही इसने गलत यूज कर दिया है। समय सारणी पर बैठने की व्यवस्था का लचीलापन, यही एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बार बार ली जाने वाली परीक्षा है, ना 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 ना, ये सारी बातें, ये भी एक तरीके से फिर फोर्स ही हो जाएगा। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार जो इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था है वो सब किससे साथ संबंधित है? वो इनमें से किससे संबंधित है? जो पहली अवस्था होती है पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था। आप बोलोगे भैया विकल्पों के निर्वाचन हेतु नहीं है, तार्किक रूप से मूर्त में आता है, अनुकरण स्मृति, स्मृति भी नहीं आएगा ये भैया, मूर्त में आएगा, मूर्त में हो जाएगा, औपचारिक हो जाएगी। लेकिन अगर हम सामाजिक मुद्दों को सरोपकार करते हैं तो ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन पूछा जा रहा है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षण बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है आपको ये बताना है। आप बोलोगे भैया नैतिक मुद्दों का, अगर नैतिक मूल्यों का हमको निवारण करना है तो नैतिक वाली चीज़ें उठाओ, नैतिक वाली चीज़ें उठाओ, यहाँ पे नैतिक बातें हैं, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं को उन्हें शामिल करो, इसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो आपको पढ़ते ही पता चल जाएंगे कि ये हो जाएगा। लिखा है छोटे विद्यार्थियों के कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होता है बताओ जरा इनसे। अगर कक्षा कक्ष में समवयस्क के साथ में अंतः क्रिया करेंगे बच्चे, छोटे बच्चे, तो उनके साथ क्या चीज़ें होंगी, उनमें क्या परिवर्तन होंगे? तो हम बोलेंगे भैया कि शिक्षण कक्षा कक्ष बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। नहीं भैया, एक दूसरे से प्रश्नों को उत्तर सीख सकेंगे, हो सकता है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है, ये बात हो सकती है। पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीख लेंगे, ये सबसे अप्रोप्रिएट है। तो जब एक सबसे बढ़िया मिलेगा तो बाकियों को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वन लिखा गया है कि जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक निर्योग्य है जिसको भी कुछ नहीं पता है, एक बच्चा आया तो प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस ले लेना चाहिए मतलब पहले दिन ही भाग जाए बोले मुझे नहीं पढ़ना भाई, ठीक है। बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव नहीं, उसी विद्यालय। अब ये क्या है कि भाई तुम्हारा तो कमज़ोर है, सरकारी में डाल दो जाके, प्राइवेट में डाल दो जाके, SM डाल दो, SM डाल दो, विशिष्ट स्कूल बता दे, ऐसा तो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो योग्यता के हिसाब से कोई मतलब नहीं है, किसी भी स्कूल में पढ़ेगा, अगर पढ़ाई अच्छी होगी तो ऑफकोर्स वो पढ़ेगा। उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए भैया, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। फिर समावेशी किस बात की हुई शिक्षा है कि नहीं? तो यानी हो गया सहायकारी योजनाओं के विकसित बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए कि भैया ऐसी दशा क्यों है, इससे पहले आपने स्कूल में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया, पढ़ाना चाहिए आपको बच्चे को, ये सारी बातें उनसे चर्चा रूपी कर सकते हैं, सिंपल सी, ठीक है। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। जो शिक्षार्थियों की त्रुटियां हैं वो किसकी ओर संकेत करती हैं? चलिए बताइए जल्दी से। क्या वो शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर? नहीं। वे कैसे सीखते हैं? नहीं करेंगी। शिक्षार्थियों की त्रुटियां संकेत करेंगी ना यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता पे, इस पर मोटर व्हीकल एक्सरसाइजेस जो हैं उन पर करेंगी। और ये लिखा सीखने की अनुपस्थिति में, ना ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन 21 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? किसी समस्या समाधान की वैज्ञानिक जो पद्धति है उसका पहला चरण कौन सा होता है? एक वैज्ञानिक पद्धति पढ़ के हमें याद आ रहा, 3rd सेमेस्टर में हम लोगों ने एक क्रियात्मक संशोधन पढ़ा है। नंबर 1 पे हम क्या करते हैं? समस्या की पहचान, यानी समस्या के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस अबाउट
किसके भैया बारे में? प्रॉब्लम्स के बारे में। नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम होता है? केवल अनुवांशिक। देखो केवल वर्ड वाले मैक्सिमम गलत होते हैं। पालन पोषण और शिक्षक का मानव व्यक्तित्व पालन पोषण और शिक्षा का अनुवांशिकता और वातावरण उसके कारक होंगे। अनुवांशिकता और वातावरण जो है वो मानव व्यक्तित्व के कारण होते हैं। खासतौर से अनुवांशिकता और वातावरण ही हम लोग मैक्सिमम हर किसी में पढ़ते हैं कि 2 कारण हमें मिलते हैं। डायबिटीज़ का भी कारण हम लोगों ने यही 2 आई थिंक पढ़े थे ना, याद है? चलिए बात करते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों हमें महत्वपूर्ण से ध्यान देना चाहिए? महत्वपूर्ण रूप से जल्दी से कोई बताएगा क्या बच्चों की विकास दर भिन्न होती है? इसे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से भिन्नता होती है बच्चों में, तो वो भिन्न भिन्न रूप से ही उनकी विकास दर होगी। कोई जल्दी सीखेगा, कोई धीमे सीखेगा। बिल्कुल सही है भैया, यही वाला एकदम सही होगा, बाकी हटा दो। हमेशा ही कोई बेहतर कैसे कर सकता है? कुछ तो क्वेश्चन तुम पढ़ते ही हटा दोगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया जाता है, ऐसा ही, केवल यही, ऐसी चीज़ें तो हटा ही देते हैं हम लोग। इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित रहता है, शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। क्या शिक्षकों को अवसर दे रहे हैं? ये अलग ही हवा में है भैया इनका सब, ठीक है ना। 24 नंबर क्वेश्चन जल्दी से करो। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? इनमें से कौन सा जो है क्षेत्र वो सीखने का है? व्यावसायिक, अनुभविक, भावात्मक या आध्यात्मिक? इनमें से कौन सा हम लोग सीखते हैं भैया? तो आपको पता है भावात्मक विकास, भावात्मक क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट वन 25 नंबर बच्चे के लिए क्या लिखा गया है कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। पहला हो गया। दूसरा है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे को सीखने में योग्यता नहीं है। बच्चे के सीखने की योग्यता नहीं है तब भी वो उबेगा नहीं भैया, वो छोड़ के चला ही जाएगा कि वो सीखेगा ही नहीं। वो बच्चा बुद्धिमान नहीं है ऐसा नहीं बोल जाते, फिर भी वो दिखाएगा कि नहीं मैं पूरा सीख रहा हूँ भैया, पूरा ध्यान दिए बैठा हूँ। अनुशासित करने की ज़रूरत है। अगर तुम उसे ज़बरदस्ती सिखाना चाहते हो, बल की बात हो जाएगी यहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल नहीं लेंगे। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि कार्य की रिपीटेशन बच्चे को बोर करती है, तो ये वाली बात हो सकती है कि रिपीटेशन हो सकती है, ठीक है ना भाई। रिपीटेशन हो सकता है, कार्य का यांत्रिक रूप से बार बार दोहराव हो सकता है। बात की जाए अगर तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य होता है? शिक्षा के संबंध में स्वाभाविकरण से और सामाजिकरण से जो है क्या तात्पर्य है, बताओ जरा। तो पहला है सामाजिक मानदंडों को सदैव नहीं यूज करेंगे हम। अपने सामाजिक मानदंड ना अपने कैसे बना लोगे, जो चल रहे हैं वही तो होंगे। समाज में बड़ों का सम्मान करना, हाँ ठीक है, लेकिन सामाजिकरण का तात्पर्य सिर्फ इस बात से नहीं कि बड़ों का सम्मान करो तो सामाजिकरण है। सामाजिक वातावरण अनुकूलन में समायोजन, एडजस्टमेंट करना, ठीक है, एडजस्टमेंट करना ही होता है अनुकूलन और वातावरण के मध्य। चलिए नेक्स्ट वन लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। एक देखो कुछ तो तुम ऐसे काट दो, जैसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया विकास हम लोगों को तो पता है ना कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया शिक्षण भी है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। विकास हमेशा रेखीय होता है, ऐसा नहीं हो सकता, लचीलापन भी होता है उसमें, ठीक है ना। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, जी भी गलत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, सब में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, सब में भिन्नताएं होती हैं अन्य अन्य प्रकार की। आप ऐसे याद रखो कि सबके अंदर कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती हैं, सबका विकास सेम नहीं हो सकता है, सबकी शैक्षिक भिन्नताएं भी होती हैं, कोई जल्दी सीखता है कोई धीमा सीखता है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने इन बातों पे बहुत ज़्यादा चर्चा ऑलरेडी कर रखी है। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा रहा है जो है, मानव विकास के क्षेत्रों को कैसे विभाजित किया जाता है आप ये बताओ। आप बोलोगे भैया हम लोगों को पता है पहले शारीरिक है फिर संज्ञानात्मक है, तो देखो ये पहले संवेगात्मक हटा दो, ये पहले मनोवैज्ञानिक हटा दो, ये पहले शारीरिक है लेकिन बाद में आध्यात्मिक है, हटा दो। पहले शारीरिक है फिर संज्ञानात्मक है फिर संवेगात्मक है फिर सामाजिक है, इस तरीके से हमने इसके क्षेत्र को विभाजित किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को बड़ा ध्यान में
रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। देखो एक बात याद रखना, पूर्व ज्ञान से जोड़ना जाती है, ठीक है, और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम जो है वो किस पर आधारित है, जल्दी से बताओ। तो बोलोगे भैया ज्ञान को ही जोड़ रहा है, तो इससे उसके ज्ञान का निर्माण हो रहा है। पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। शास्त्रीय अनुबंधन नहीं है, पुनर्बलन भी नहीं है और शिक्षण का सक्रिय अनुबंधन भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण उपागम से संबंधित है, ठीक है ना। पुनर्बलन के संबंध में आ सकता है लेकिन वो नहीं है, ज्ञान के निर्माण से ही संबंधित है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ एकदम करेक्ट है बेटे, चिंता मत करो। अगला लिखा गया है कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है, बच्चा रोता क्यों है? बच्चे के अंदर संवेगात्मक व्यवस्थाएं होती हैं, संवेगात्मक दुश्चिंता होती है, ठीक है, दुश्चिंता रहती है उसके अंदर, दुश्चिंता चिंता है ये सारी, ठीक है। वियोग से क्या ही संबंध है, सामाजिक क्या ही संबंध है, अजनबी नहीं भैया, अजनबी दुश्चिंता कुछ है नहीं, संवेगात्मक दुश्चिंता है उसके अंदर, क्या है, संवेग होते हैं उसके अंदर। चलिए इसी के साथ में 30 क्वेश्चंस हो गए हैं। आपका स्कोर क्या है, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हम लोगों का सेट नंबर 2 था। सेट नंबर 3 आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, सेट नंबर 4 भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। इसी प्रकार से हम लोग सेट नंबर 30 तक पूरा का पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे अपना, ठीक है। सेट 1 जिसने अभी तक नहीं देखा है जल्दी से जाकर के देख लो इसी प्लेलिस्ट में, पहली क्लास उसी की पड़ी है। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।